नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं किशन मालाकार स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी में। तो हमने हमारी प्रश्नावली 1 स्टार्ट कर दी थी, जिसका हमने जो दो पार्ट है प्रश्नावली 1.1 और 1.2 वो कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, तो पिछले पार्ट की अगर हम बात करें तो हमने प्रश्नावली 1.1 में पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, जिसका कथन आपको याद होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें a हमारा भाज्य होता है, b हमारा भाजक होता है, ये हमारा भागफल होता है और ये शेषफल होता है। तो ये पार्ट जो इस पे आधारित प्रश्न थे हमारे, वो हमने 1.1 में पूरे किए थे। और जो 1.2 था उसमें हमने जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दो संख्या या तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखा था। तो ये दो पार्ट हमने हमारे जो प्रश्नावली 1 है उसके कंप्लीट कर लिए। आज जो हमारी प्रश्नावली 1.3 है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्नावली 3 जो है हमारी 1.3 है, उसका जो मेन हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, तो उस चीज को देखने के लिए हम हमारी प्रश्नावली 1.3 की जो प्रमेयिका दे रखी है 1.3 उसको पढ़ते हैं। प्रमेय कह रही है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इस कथन का मतलब समझिए, वो कह रहा है कि p एक ऐसी अभाज्य संख्या है कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो आपका p है वो आपके a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब समझना क्या होता है, ये इस प्रकार से कहना चाह रहा है कि p जो है आपकी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप जानते हैं जिसमें जिसके गुणनखंड जो होते हैं वो संख्या खुद और एक होता है, यानी p के गुणनखंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ p गुणा एक। जैसे 2 हो गया हमारा 2 गुणा 1 होता है, 3 हो गया 3 गुणा 1 होता है, 3 के बाद हमने देखा था 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से सारी संख्या हमारी अभाज्य होती है। तो p एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसका अगर हम भाग a स्क्वायर में देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये जो p है इस a स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। अगर p आपका a स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये आपके a को भी विभाजित करेगा। p एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या के अगर वर्ग को विभाजित करती है तो वो उस संख्या के वर्गमूल को भी विभाजित करेगी, यानी उस संख्या को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अब थोड़ा उदाहरण से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे हमारे पास कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं हम, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अभाज्य संख्या 3 लिया तो यहां हम देखते हैं कि जो हमारा 3 जो है वो, जैसे हमने एक संख्या ले ली 9 को विभाजित करता है। ठीक है, 3 हमारा 9 को विभाजित करता है, कितनी बार ये करता है, 3 3 9। ठीक है, तो ये 9 स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, 9 स्क्वायर को भी क्या करेगा, 3 विभाजित करेगा। कितनी बार करेगा, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 बटा 3, तो ये चला जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, तो ये 21 बन गया हमारा, 3 7 21। यानी 3 ऐसी संख्या है, 3 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो आपके अगर 9 को विभाजित करती है तो उसके वर्ग को भी विभाजित करेगी। तो ये चीज हम आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे और उदाहरण ले सकते हो आप, जैसे 25 में अगर 5 का भाग जाता है 5 बार, तो 25 का वर्गमूल यानी 5 होता है, तो 5 में भी 5 का भाग चला जाएगा एक बार। ठीक है, 5 का भाग उस संख्या में भी जा रहा है और उसके वर्ग में भी जा रहा है। तो यही हमारी प्रमेय हमें समझाना चाहती है कि कोई अभाज्य संख्या p इस प्रकार हो सकती है कि अगर वो a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, इसका मतलब वो a को भी विभाजित करेगी। अब ये स्टेटमेंट जो है हमारे प्रश्नावली के जो प्रश्न है उसमें काम में आएगा। अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो हमारे पास प्रश्न कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है मैंने संख्याओं का जो प्रकार हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि संख्याओं के प्रकार जो होते हैं उसमें हमने दो प्रकार देखा था, एक तो अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या में मैंने आपको बताया था कि जो रूट में ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग नहीं बनाती है, रूट में ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं बनाती है, जैसे आपके 2 हो गया, √3 हो गया, √4 नहीं ले सकता क्योंकि 4 तो 2 का पूर्ण वर्ग होता है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा √5 हो गया। तो ये हमारी संख्या एक ऐसी है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इन संख्याओं को ये सिद्ध करके बताना है कि ये संख्याएं आपस में क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो वही हमारे प्रमेय 1.3 का जो ये कथन है वो हमारे काम आएगा। ठीक है, सिंपल सा कथन है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो इस पर आधारित जो हमारे प्रश्न है उनकी हम बात कर लेते हैं।
जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है उसमें से सबसे पहली संख्या √2 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे प्रश्न में कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए देखो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें थोड़ी लैंग्वेज भी काम में लेनी होगी। और अगर हमें √2 को अपरिमेय संख्या बनाना है तो सबसे पहले हमें इसका उल्टा इसको मानना पड़ेगा। उल्टा क्या होता है, हमें इसको मानना पड़ेगा कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याओं के आपके बारे में, जो परिमेय संख्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या का जो रूप होता है वो p/q होता है। परिमेय संख्या का जो रूप होता है वो p/q होता है, या इसको a/b बोल सकते हैं, यानी भिन्न का रूप होता है आपकी परिमेय संख्या। तो अगर हम √2 को एक परिमेय संख्या बोलते हैं तो उसको बराबर रखेंगे p/q या a/b के बराबर हम रख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या मान लिया, उसको एक परिमेय संख्या मान लिया। तो हमारी बात को हमें खुद को गलत साबित करना होगा, और गलत साबित करके हम कह सकते हैं कि हमने जो अवधारणा मानी है वो हमारी गलत होती है, इसलिए √2 जो है एक परिमेय संख्या ना होकर क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब इस चीज को मैं लिखकर बताता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा इसका सॉल्व करने का वो होगा, हमें मानना पड़ेगा इसको परिमेय संख्या। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें उल्टा अज्यूम करना पड़ेगा कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, अतः √2 बराबर हो जाएगा हमारा a/b। ठीक है, √2 क्या हो जाएगा हमारा a/b हो जाएगा, जहां b का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ये आपको पता है, क्योंकि भिन्न रूप में कोई संख्या आती है तो उसमें नीचे वाली संख्या का कभी भी मान 0 नहीं हो सकता, वो हमारे अनंत बनाती है। तो हमने क्या लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको a/b की फॉर्म में लिख दिया, और b का मान 0 नहीं है, तथा a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या है। अब ये सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो संख्याओं के परिचय में मैंने आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में तो बता दिया था कि भाज्य संख्या तो वो होती है जिसमें 2 से ज्यादा गुणांक होते हैं, गुणनखंड जो है 2 से ज्यादा आते हैं, वो भाज्य होती है। और अभाज्य होती है जिसमें गुणनखंड जो होते हैं 2 और 1 होता है। ठीक है, संख्या खुद और उसके साथ में 1 होता है। पर बात आती है सहअभाज्य, तो ऐसी संख्याएं नाम से आप पता लगा सकते हो, सह यानी एक साथ, और अभाज्य जो भाज्य नहीं होती हो, जो दो संख्याएं एक साथ भाज्य नहीं होती हो किसी एक संख्या से, वो सहअभाज्य संख्या होती है। कैसे, 2 और 3 की बात करूं मैं तो ये दोनों क्या है, हमारी सहअभाज्य संख्या है। क्यों है, इस संख्या में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा। 3 में हमारे 3 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा। इन दोनों संख्याओं में सिर्फ जो है 1 का भाग जाता है, यानी इनका HCF कितना होता है, 1 होता है। अभाज्य सहअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, हमेशा 1 होता है। वे संख्या हमारी क्या हो जाती है, सहअभाज्य संख्या हो जाती है। और कौन सी हो सकती है, 4 और 9 हो सकती है। 4 हमारा 2 से विभाजित है लेकिन 9 नहीं है, 9 हमारा 3 से विभाजित है लेकिन 4 नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं में किसका भाग लगेगा, इन दोनों संख्याओं में सिर्फ 1 का भाग लगेगा, यानी इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका जो कॉमन गुणनखंड होगा वो क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। तो इस सब प्रकार की जो संख्याओं का जोड़ा होता है वो हमारे क्या होता है, सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब हमने ये चीज लिख दी यहाँ पर कि a और b को विभाजित करने वाली कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है सिवाय 1 के अलावा। ठीक है, सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन आएगी, दोनों को विभाजित करेगी, इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं होगी। अब हमारा काम क्या है, मेन काम, हम इसी बात को गलत ठहराएंगे। किस बात को गलत ठहराएंगे कि a और b सहअभाज्य संख्या है। अगर हमने a और b का जो कॉमन गुणनखंड है वो 1 के अलावा कोई और संख्या बता दी तो हम कह देंगे कि ये बात हमने गलत साबित कर दी, खुद की बात को हमने गलत साबित कर दिया। इसीलिए जो हमने माना √2 एक परिमेय संख्या, वो तो हो जाएगा गलत, जबकि जो बोला है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है वो हमारी बात सही हो जाएगी। ठीक है, तो a और b में हमें क्या करना होगा, कॉमन गुणनखंड लाना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले b को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा b√2 बराबर a, और अब करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर होगा यहाँ हमारा b√2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर और √2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 आ जाएगा बराबर a स्क्वायर। ये जो 2 है उधर सामने भेज सकता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को हल करने के स्टेप आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मानना है, परिमेय संख्या को a बटा b के रूप में लिखते हैं और a और b को हमें सहभाज्य संख्या लेनी है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है कि इन दोनों में एक कॉमन गुणनखंड निकाल के बताना है। ठीक है, तो इसका वर्ग करने पर हमारे सामने क्या बना कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2 हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो a स्क्वायर है वो किससे विभाजित हो रहा है, वो 2 से विभाजित हो रहा है। a स्क्वायर जो है वो किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं अतः a स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है। चूंकि a स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है इसलिए a भी संख्या 2 से विभाजित होगा। अब ये चीज कहाँ से लेके आए, तो यही चीज हमारी प्रमेय से लेकर आए हैं कि अगर किसी संख्या का जो वर्ग है वो उस संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या खुद भी क्या होगी, उससे विभाजित हो जाएगी। यानी अगर a स्क्वायर को p विभाजित करता है तो a को भी क्या करेगा, p विभाजित करेगा। वही चीज यहाँ देखा हमने कि अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है इसका मतलब 2 जो है इस a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि a स्क्वायर में 2 का भाग देने पर हमें b स्क्वायर मिल रहा है, तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि अगर आप a में 2 का भाग देते हो तो क्या मिलेगा, तो हम एक नई संख्या ले लेते हैं c मिलेगा। जैसे a स्क्वायर में 2 का भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ, b स्क्वायर। वैसे ही अगर a में 2 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, c प्राप्त होगा। एक नया नंबर ले लेना है। अब यहाँ से क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर 2c। ठीक है, इसी स्टेप को हमें वापस दोहराना होगा क्योंकि हमने ये तो प्रूव कर दिया कि a जो है 2 से विभाजित है। अब हमें ये सिद्ध करके बताना है कि जो हमारा b है वो भी 2 से विभाजित है, तब जाके हमारी ये लाइन गलत साबित हो जाएगी। ठीक है, तो जो स्टेप हमने यहाँ किया है वही स्टेप अब यहाँ करना होगा। तो ये हो गया a बराबर 2c, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ठीक है, इस a स्क्वायर का मान हम यहां से उठा के ये रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने a को तो सिद्ध करके बता दिया, हमें b को सिद्ध करना है तो a स्क्वायर को हटा के हमें b वाला पद लाना होगा। तो इस a स्क्वायर की जगह हम मान रखेंगे b स्क्वायर गुणा 2। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर गुणा 2 बराबर 4c स्क्वायर। ये हमने कहाँ से लिया, तो इसको आप समीकरण 1 नाम दे सकते हो और हमें यहाँ मेंशन करना होगा कि समीकरण 1 से। ठीक है, अब क्या होगा, बी स्क्वायर को यहां से हटाते हैं, ये बी स्क्वायर को अकेला रखा तो 2 उधर चला जाएगा भाग में, ये गया 2 बार, ये हो गया बी स्क्वायर बराबर 2 गुणा सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 2 को हटाया तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 2 बराबर सी स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो हमने यहाँ देखा था, यहाँ हमने देखा था कि ए स्क्वायर में 2 का भाग दिया तो हमने लिखा ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। वही केस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि अगर बी स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो बी में भी 2 का भाग जाएगा, यानी हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत साबित होने जा रहा है। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। बी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर सी स्क्वायर निकल के आया, तो हम लिख सकते हैं चूंकि बी स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित है इसलिए b भी संख्या 2 से विभाजित होगा।
अतः तो हमने पहले वाली जो हमारी लाइन थी उसमें तो बोला कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है इसलिए ए भी 2 से विभाजित हो गया। इसमें हमने बोला कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है इसलिए बी भी 2 से विभाजित हो गया। तो इसका मतलब हम दोनों लाइनों से क्या समझते हैं कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिसका मान कितना है 2 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः संख्या ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। हमने क्या देखा कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन हमने तो माना था कि a जो √2 अगर अपरिमेय संख्या है और उसको a बटा b के रूप में लिखे तो वहां a और b एक सहभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, जबकि हमने देखा कि इनका तो कॉमन गुणनखंड जो है 2 निकल के आ गया। इसका मतलब a और b आपकी सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, चूंकि a तथा b सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, या इसी में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अतः a तथा b जो है सहभाज्य संख्या नहीं है। यह विरोधाभास, ये हमारी बात का हमने क्या कर दिया विरोध कर दिया, तो ये विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। भाई हमारी बात गलत साबित हो गई। ठीक है कि a और b सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन इनका कॉमन जो है गुणनखंड 2 आ गया, इसलिए a और b सहभाज्य संख्या नहीं है। अब ये नहीं है, इसका मतलब हमारी बात का विरोध हो चुका है। क्या विरोध हुआ कि आपने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमने क्या बोला यह विरोधाभास जो है हमारी गलत अवधारणा जो हमने मानी थी उसके कारण उत्पन्न हुआ है। अतः हम कह सकते हैं अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या हो जाएगी हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का जो तरीका है वो आपके सामने है। थोड़ा सा स्टेप का आपको ध्यान रखना होगा, 2 स्टेप आपको अपनाने होंगे इसमें। पहला स्टेप में तो आपको क्या करना है कि अगर परिमेय संख्या उसको साबित करना है तो आपको उसको अपरिमेय संख्या साबित करना है, तो परिमेय लेकर चलना होगा। फिर परिमेय लिया है तो a बटा b के रूप में भी लिखेंगे, और a बटा b जो है आपका a और b सहभाज्य गुणनखंड आएंगे, और इसी सहभाज्य गुणनखंड या सहभाज्य संख्या जो है इसको हम गलत साबित करके क्या कर सकते हैं √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रमेय जो 1.3 है वो हमें इस प्रकार से प्रश्नों को हल करने में मदद करती है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 1 दे रखा है हमारी प्रश्नावली 1.3 का। क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल √2 वाले की तरह ही है, अपरिमेय संख्या। इस बार कौन सी की सिद्ध करके बताना है, √5 को करके बताना है। तो जैसा √2 को किया था हमने वैसा ही एक बार वापस इसी सॉल्यूशन को देखते हैं, इसी टाइप से करते हैं। तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, माना √5 एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 को हमने अगर परिमेय संख्या लिया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः √5 बराबर a बटा b होगा, जहां b हमारा 0 नहीं हो सकता, तथा a और b सहअभाज्य संख्या है। यह सहभाज्य, ये क्या हो जाएगी हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक है, सहभाज्य संख्या मैंने आपको बता दिया कि जिनका कॉमन जो गुणनखंड होता है यानी HCF जो होता है वो सिर्फ 1 निकल के आता है। अब यहाँ हमें फिर से वही करना होगा कि इनका जो गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड जो है, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो हमें 1 के अलावा कोई और संख्या लेके आनी है। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। अब इनका जो कॉमन गुणनखंड निकल के आएगा वो 5 ही निकल के आएगा। जैसे पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि √2 को हमने किया था ना, तो √2 के लिए आपकी संख्या 2 निकल के आ रही थी जो कि इनका कॉमन गुणनखंड था। वैसे इस बार हमारे पास क्या आएगा, 5 निकल के आएगा जो a और b का कॉमन गुणनखंड होगा। ठीक है,
तो जैसे हमने पिछले प्रश्न को किया था उसी तरीके से करते हैं। √5 बराबर हमारा क्या दे रखा है, a बटा b। b को ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा √5 b बराबर हो जाएगा a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5 b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। रूट से जो है 5 √5 जो है उसका स्क्वायर करने पर 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो b स्क्वायर को अकेला किया तो यहाँ से a स्क्वायर में भाग कौन दे रहा है, 5 दे रहा है। अगर 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे सामने, चूंकि a स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है, अगर ये 5 से विभाजित है a स्क्वायर तो a भी क्या होगा, इसीलिए a भी संख्या 5 से विभाजित होगा। ठीक है, a स्क्वायर अगर संख्या 5 से विभाजित है तो हम बोल सकते हैं कि a भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब a स्क्वायर बटा 5 की वैल्यू तो b स्क्वायर आ रही है, लेकिन a अगर 5 से विभाजित है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, और a में 5 का भाग देने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो हम नई संख्या ले लेते हैं कि हमें c संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, फिर से यहाँ से इसी मेथड को अप्लाई करके हमें क्या करना होगा, इस बार b को भी क्या करना होगा, 5 से विभाजित बताना होगा। ठीक है, तो इसको हल करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं a बराबर 5c, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये बनेगा a स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर। अब हमें b को सिद्ध करके बताना है कि वो 5 से विभाजित है, तो हमें क्या करना होगा, a स्क्वायर को हटाना होगा। तो a स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर का मान जो है इस समीकरण 1 से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें दे रखा है a स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 कहती है कि जो आपका a स्क्वायर है उसका मान 5b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। ठीक है, 5b स्क्वायर, या तो इस 5 को इधर भेज दो या डायरेक्ट जो 25 है उसको इसके भाग में ले आओ, एक ही बात है। ठीक है, पहले हमने यहाँ 5 को लेके गए थे, मैं कहता हूँ इस बार आप 25 को इधर ले आओ, दोनों में एक ही बात है। तो यहाँ से जाएगा 5 एकम 5 और ये 5 से 5 बार जाएगा 25, तो b स्क्वायर बटा 5 बचा बराबर c स्क्वायर। अब इस लाइन को देखकर हमें क्या नजर आ रहा है कि जो आपका b स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है। तो अगर b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी आपका क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो इसी तरीके से जिससे पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसी टाइप से हम लिख सकते हैं। हमें प्राप्त हुआ b स्क्वायर बटा 5 बराबर c स्क्वायर। तो हम लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है, इसलिए b भी संख्या 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब अगर a भी आपका 5 से विभाजित हो रहा है, b भी आपका 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनका ये कॉमन गुणनखंड हो गया। चूंकि संख्या a तथा b 5 से विभाजित है, अतः a तथा b सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। दोनों 5 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये तो सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सहभाज्य संख्या होती तो वो सिर्फ 1 से विभाजित होती, उसके अलावा दूसरी किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। अब हमने क्या बोल दिया,
हमने पहले तो माना था कि a और b सहभाज्य संख्या है, लेकिन हमने इसको सॉल्व करते करते ये निष्कर्ष निकाला कि a और b सहभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब हमारी बात गलत साबित हो जाती है। और हमारी ये बात गलत साबित क्यों हुई थी? क्योंकि हमने क्या मान लिया था, √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। ठीक है, तो हमारी बात का विरोध हुआ है, तो इसके लिए हम लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। तो हमारी अवधारणा अगर गलत साबित हो गई तो हम कह सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगी? √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये चीज हमने उसको प्रूव करके बता दी। आपको सिर्फ मेथड ध्यान में रखना है कि उल्टा अज्यूम करना होगा, उल्टा मानना पड़ेगा अपने को, और उल्टा हमने परिमेय संख्या लिया है तो उसका रूप देकर हम इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो संख्या दे रखी है √5, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में √2 को करके बताया, ऐसे ही आपको √3 मिल सकता है, √7 मिल सकता है, यानी जो भी आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं, √11 हो सकता है, तो उनको आपको इसी प्रकार से क्या करना होगा, उल्टा अज्यूम करके परिमेय संख्या मानकर और पूरा अपनी बात को गलत साबित करके और लास्ट में क्या बता देना है कि ये एक अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 2 है। उसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी प्रश्न वैसा ही है, पर वहां हमें सिर्फ √5 दे रखा था जिसको हमने सोल्व कर लिया था। अब यहाँ हमारे पास 3 + 2√5 दे रखा है, इसको हमें अपरिमेय संख्या करके बताना है। ठीक है, तरीका वही है, हमें उल्टा अज्यूम करना पड़ेगा कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और फिर अपनी ही बात को गलत साबित करके हम क्या बोल देंगे कि ये संख्या आपकी परिमेय ना होकर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पर इसका प्रोसेस उतना लंबा नहीं होने वाला है जितना भी हमने पहले किया है, ये थोड़ा शॉर्ट तरीके से आपका आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा इसको देख लेते हैं एक बार। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या मान लिया कि ये हमारी संख्या कैसी है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये संख्या आपकी परिमेय होती है तो इसको हम किसके बराबर लेंगे, a/b के बराबर लेंगे, यानी परिमेय संख्या का रूप देंगे। तो हम बोल सकते हैं 3 + 2√5 बराबर a/b। p/q भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हमने इसको परिमेय संख्या का रूप दिया है तो यहाँ पर जो आपका b आएगा, यहाँ पर जो b होगा वो b कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि वो आपके अपरिभाषित संख्या बन जाती है। तथा a और b सहभाज्य संख्या है। अब इस प्रश्न में हमें जो है a और b को सहभाज्य संख्या नहीं है ये नहीं बताना है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आसानी से तो इसी से हम बता सकते हैं कि हमारी जो संख्या दे रखी है वो क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसको हल करते हैं। सबसे पहले इस √5 को अलग कर लो, क्योंकि हमने पिछले प्रश्न में ये सिद्ध करके बता दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको अलग करने के लिए पहले जो प्लस में 3 आ रहा है उसको ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ बचेगा 2√5 और प्लस वाला 3 हमारा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो √5 यहाँ से अकेला रहेगा, ये 2 आएगा इधर, तो a/b ये इसके अपॉन में भी आ जाएगा और यहाँ पे ये 3 के अपॉन में भी आ जाएगा। ठीक है, ये √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है जो हमने पिछले प्रश्न में हल करके बताया था। अब इसकी बात करें तो ये हमारा भिन्न रूप बना रहा है और ये 3/2 भी क्या है, एक भिन्न का रूप है। तो एक भिन्न के रूप में से अगर दूसरे वाले भिन्न को माइनस करते हैं तो उसके बाद हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो भी हमारी भिन्न रूप में होती है, यानी जो परिमेय संख्या है उसमें से परिमेय संख्या को माइनस किया जाता है तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो भी हमारी एक परिमेय संख्या होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इधर वाला पोर्शन तो हमारा बता रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है, जबकि सामने वाला पोर्शन बता रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है।
तो हमने जो अवधारणा ली थी वो गलत साबित हो रही है। कभी भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो फिर से हम वही लिखेंगे कि यह अवधारणा हमारी गलत, जो हमने ये जो हमारा विरोधाभास है ये गलत अवधारणा की वजह से हुआ है, इसलिए ये संख्या हमारी जो है एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी, ठीक है। उससे पहले मैं लिख देता हूं, चूंकि a/2b माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये √5 एक अपरिमेय संख्या है और एक ये परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं अतः परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, के बराबर नहीं हो सकती है। तो परिमेय संख्या अगर अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसका मतलब हमारी बात का क्या हो चुका है, विरोध हो चुका है। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो विरोध हो गया हमारी बात का, इसका मतलब ये संख्या परिमेय ना होकर क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना होगा, अगर कोई रूट वाली संख्या आपकी ग्रुप में दे रखी है तो उस रूट वाली संख्या को सेपरेट कर लेंगे और बाकी सारा जो मैटर बनेगा हमारे पास वो एक आपका परिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या तो हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसका मतलब हमारी बात का क्या हो चुका है, विरोध हो चुका है। और ये विरोध क्यों हुआ है, क्योंकि हमने एक गलत अवधारणा ली थी। हमने गलत अवधारणा क्या ली थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या होती है। तो ये चीज गलत साबित हो गई, इसलिए हम बोलेंगे कि ये संख्या आपकी परिमेय न है, न होकर ये क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रुप में अगर आपको रूट वाली संख्या दे रखी है तो उसका मेथड बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। सिर्फ एक ही स्टेप में आप इसको आराम से कर सकते हो, सिर्फ रूट वाली संख्या को हमें अलग करना होगा। जबकि पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा था कि सिर्फ √5 दे रखा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सहभाज्य संख्या नहीं साबित करना होगा, यानी इन ए और बी का हमें कॉमन फैक्टर निकाल के फिर इस बात को गलत साबित करना होगा। ठीक है, तो हमारे प्रश्न संख्या 3 में सारे प्रश्न इसी प्रकार से दे रखे हैं कि रूट वाली संख्या किसी ना किसी फॉर्म में आ रही है। यहाँ हम देखें तो 1/√2 आ रहा है, यानी √2 को अलग करके सामने वाली संख्या को परिमेय बना देना है। फिर यहाँ 7√5 आ रहा है, तो √5 को अलग करेंगे, बाकी संख्या आपकी जो है परिमेय संख्या की फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या इसका पहला देखें एक बार, हमें सिद्ध करके बताना है कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम उल्टा मानते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका रूप होगा a/b की फॉर्म में, b का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। और आगे लिख लेना a और b आपकी सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इस चीज को हमें क्या करना है, गलत साबित करना है। हमारी परिमेय संख्या वाली जो उदाहरण है उसको गलत साबित करना है। तो उसके लिए हमें ये पता है कि जो सिर्फ √2 होता है वो आपका एक अपरिमेय संख्या होता है, जो कि हमने थ्योरम के बाद में देखा था। ठीक है, तो इस संख्या को मैं अलग कर लेता हूँ। अलग करने के लिए क्या करेंगे, इस √2 को इधर भेजता हूँ, तो यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा √2 a/b। a/b हमारा उधर जाके रिवर्स हो जाएगा, तो b चला जाएगा 1 की गुणा में और a चला जाएगा भाग में, बराबर √2।
ठीक है। अब इस रूप को अगर हम देखें तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये हमारी भिन्न रूप है जो कि एक परिमेय संख्या बनाती है। ठीक है, चूंकि b बटा a एक परिमेय संख्या है जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। हमने ये चीज बता दी कि ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है। इसका मतलब हमारी बात का विरोध हो चुका है। और ये विरोध क्यों हुआ है? यह विरोध हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिर्फ रूट वाली संख्या अगर आपको नहीं मिले, वो किसी ना अलग फॉर्म में आती है आपके सामने, जैसे 1/√2 आ गया, 7 गुना √5 आ गया, 6 + √2 आ गया, तो √2 को अलग करके हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। जबकि सिर्फ रूट वाली संख्या के लिए हमें क्या करना होगा? पूरा मेथड बताना होगा। ए और बी को सहभाज्य संख्या नहीं है ऐसा हमें साबित करना होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड देखिए। सेकंड दे रखा है हमें 7√5, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय तो साबित करना है, तो उसको हम लेंगे ये एक परिमेय संख्या है। तो ये अगर परिमेय संख्या है तो 7√5 हमारा हो जाएगा a/b, और 7 को अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो ये आता है हमारा a/b, और यहाँ पे 7 आ जाएगा इसी के पास में। ठीक है, a/b में हमारा b कभी भी 0 नहीं होगा। अब इस रूप को अगर हम देखें तो √5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, जबकि a/7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि भिन्न वाला जो रूप होता है हमारा वो क्या होता है? एक परिमेय संख्या का रूप होता है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a/7 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसमें आप लिख सकते हो कि यह जो विरोधाभास है ये हमारी गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। वो सारी लाइन लिख लेना, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लास्ट में हम बोल देंगे अतः यहां जो रूप दे रखा है वही लिखना होगा हमें लास्ट में। ठीक है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का जो आखिरी दे रखा है हमारा 6 + √2 दे रखा है, तो उसको भी देख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसमें क्या करना है? इसमें जो प्लस में 6 आ रहा है उसको हटा देना है। ठीक है, तो √2 अकेला हो जाएगा, वही बात हो जाएगी हमारे सामने। तो अगर इसको हमने परिमेय संख्या लिया है तो इसको a/b का रूप लिखेंगे, जहां b ≠ 0 होगा। आगे सहभाज्य वाली लाइन मैंने नहीं लिखी है, आप लिख सकते हैं उसके साथ ही, क्योंकि यहाँ उसका कोई रोल नहीं है हमारे पास। जो हमने √5 को या √2 को सिद्ध किया था वहां हमारे सहभाज्य वाली संख्या काम में आती है। तो आप चाहो तो आगे लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको अलग करते हैं, √2 को अलग किया तो ये हो जाएगा a/b - 6। ठीक है, तो किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को ही माइनस करते हैं तो रिजल्ट भी परिमेय संख्या मिलती है। इसका मतलब ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है, चूंकि a/b - 6 एक परिमेय संख्या है। जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो
तो ये विरोधाभास जो है हमारी गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, सारी लाइन लिख लेना। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में जहां रूट वाली संख्या किसी संख्या के साथ आ रही है, भिन्न के रूप में आ रही है, तो उस प्रकार के प्रश्नों में हमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधा सीधा उस रूट वाली संख्या को अलग साबित करके, अलग करके, और सामने वाली संख्या हमेशा हमें परिमेय मिलेगी और ये अपरिमेय मिलेगी। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए हम सीधा सीधा लिख देंगे कि ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जबकि रूट में सिंगल संख्या अगर आपको दे रखी है तो उसको हमें पूरा तरीके से करना होगा, जैसे √5 वाला हमने देखा था। ठीक है, और √2 वाला हमने देखा था। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन और भी दे रखे होंगे। एग्जांपल में आप देख लेना, √3 को सिद्ध करके बताना है, √7 वो दे सकता है, √11 दे सकता है। इस प्रकार से अलग अलग वो आपको प्रश्न दे सकता है, इसी पे वैल्यू चेंज करके। ठीक है, तो हमारी 1.3 जो प्रमेय है वो यही हमारे काम में आती है कि अगर किसी संख्या का वर्ग अगर एक संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, उस संख्या से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम हमारी प्रश्नावली 1.4 को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक के जो सारे पार्ट है आप उनको अच्छे से पढ़ें। जो कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं उनको आप ट्राई करें। अगर फिर भी उनमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमें बताएं ताकि आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।